मैं कुमार गौरव, मार्तंड क्लासेस। पिछले करेंट अफेयर्स के वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया है और इसी से प्रेरित होकर मैं आप लोगों के लिए आज एक और करेंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उन्हीं टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा करेंगे और काफ़ी अच्छे से चर्चा करेंगे। आप लोग इसको देखिएगा और काफ़ी अच्छे से देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसके बारे में अपने दोस्तों को बताइएगा, चैनल के बारे में बताइएगा, ताकि मैं नियमित रूप से करेंट अफेयर्स का वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर सकूं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। आज का पहला टॉपिक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। टॉपिक का नाम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। देखिएगा, इंडेक्स से रिलेटेड मैंने पिछले वीडियो में भी कुछ टॉपिक को कवर किया था, इस वीडियो में भी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 प्रत्येक वर्ष यह रिपोर्ट जारी होती है। यह रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष जारी होती है। इसको हिंदी में कहा जाता है वैश्विक भुखमरी सूचकांक या वैश्विक भूख सूचकांक। यह रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष जारी होती है। अब सबसे बड़ी बात है कि इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्थान का नाम क्या है। तो देखिएगा, यह रिपोर्ट दो गैर सरकारी संगठनों है ना, वेल्थुंगर हिल्फे जो जर्मनी की संस्था है ना, वेल्थुंगर हिल्फे एवं कंसर्न वर्ल्ड वाइड है ना द्वारा जारी किया जाता है। और ये जो संस्था है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये कहाँ की संस्था है? आयरलैंड की संस्था है। तो किसी भी रिपोर्ट में हमें ये ध्यान रखना होता है कि कोई रिपोर्ट जारी करने वाली संस्थान कौन सी है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है, इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्थान का नाम क्या है? तो दो संस्थान मिलकर इस रिपोर्ट को जारी करते हैं प्रत्येक वर्ष। एक संस्थान आपकी जर्मनी की है और इस संस्थान का नाम है वेल्थुंगर हिल्फे, और दूसरी संस्थान कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये कहाँ की संस्था है? आयरलैंड की। तो एक जर्मनी और दूसरी आयरलैंड की संस्था है। ये दोनों संस्थान मिलकर इस रिपोर्ट को हर एक वर्ष जारी करती है। इस बार जो रिपोर्ट जारी किया गया था वो 12 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था। तो पूरी संभावना है कि जो अगली रिपोर्ट रहेगी वो अक्टूबर महीने 2024 में जारी की जाएगी। तो इसके पहले जो भी एग्जाम होंगे उसके लिए ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यह सूचकांक 4 पैरामीटर के आधार पर जारी किया जाता है। जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी किया जाता है उसमें 4 पैरामीटर के आधार पर अवलोकन किया जाता है। वो 4 पैरामीटर क्या क्या है, हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला पैरामीटर है अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है, ये पहला पैरामीटर किस किस चीज पर ध्यान दिया जाता है? तो नंबर 1 में आपका हो गया अंडर न्यूट्रिशन, नंबर 2 में आपका हो गया चाइल्ड वेस्टिंग, नंबर 3 पे हो गया चाइल्ड स्टंटिंग और नंबर 4 पे हो गया चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो ये 4 बातों का आधार लिया जाता है इस रिपोर्ट को जारी करने में। अब हमें समझना होगा कि इसका मतलब क्या हुआ। चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन का मतलब आपको पता है ना, कि जो हम भोजन लेते हैं उसमें पोषक पदार्थों की मात्रा कितनी होती है, इस पे ध्यान रखा जाता है। पहली बात ये हो गई। दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग। तो चाइल्ड वेस्टिंग में क्या गौर किया जाता है? तो चाइल्ड वेस्टिंग से तात्पर्य है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अंडरवेट बच्चों का अनुपात है ना, अंडरवेट बच्चों का अनुपात। यानी क्या होता है कि बच्चे अपने उम्र के हिसाब से उनका जो वजन है वो कितना रहता है। अगर उनके उम्र के हिसाब से उनका वजन कम है तो इस बात पे गौर किया जाता है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, अर्थात उम्र के हिसाब से वजन कम है। ठीक है, तो पहला हो गया चाइल्ड न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन, दूसरा हो गया चाइल्ड वेस्टिंग। तो चाइल्ड वेस्टिंग में किस बात पर गौर किया जाता है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अंडरवेट बच्चों का अनुपात क्या है ना, इसे कहा जाता है क्या? चाइल्ड वेस्टिंग। तो ये दूसरी बात हो गई। पहला हो गया न्यूट्रिशन और दूसरा हो गया चाइल्ड वेस्टिंग। अब देखिए, चाइल्ड स्टंटिंग से तात्पर्य है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कम ऊंचाई वाले बच्चों का अनुपात। ऐसा भी होता है कि जो बच्चे होते हैं, कुछ लोग बच्चों का हम देखते हैं कि अपने उम्र के हिसाब से उनकी लंबाई क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ इस पे भी गौर किया जाता है। तो चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब क्या हो गया? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कम ऊंचाई वाले बच्चों का अनुपात है ना, अर्थात उम्र के हिसाब से लंबाई अगर कम है तो उसको भी भुखमरी सूचकांक के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद आ गया चौथा चाइल्ड मोर्टेलिटी है ना, चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी से तात्पर्य है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौत है ना, यानी हमारे देश में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की कितनी मौतें होती हैं। तो
जब ये सूचकांक जारी किया जाता है तो इस सूचकांक को जारी करने के दौरान कितने पैरामीटर का प्रयोग किया जाता है? 4। और हर एक देश में इसी 4 पैरामीटर के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है कि भुखमरी की क्या स्थिति है, समझ गए? तो वो 4 पैरामीटर क्या क्या हो गए? 4 पैरामीटर में पहला पैरामीटर हो गया अंडर न्यूट्रिशन, पहला पैरामीटर है ना, जिसमें जो भोजन ग्रहण किया जाता है उस भोजन में न्यूट्रिशन की मात्रा कितनी है, पोषक पदार्थों की मात्रा कितनी है। नंबर 2 हो गया चाइल्ड वेस्टिंग, और चाइल्ड वेस्टिंग में मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अंडर वेट की स्थिति क्या है, यानी उनका वजन क्या है, ठीक है। उसके बाद तीसरा में हो गया चाइल्ड स्टंटिंग, तो चाइल्ड स्टंटिंग से तात्पर्य क्या हो गया? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कम ऊंचाई वाले बच्चों का अनुपात, यानी उनकी लंबाई अगर कम है तो इस पे भी गौर किया जाता है। और चौथा क्या हो गया? चाइल्ड मोर्टिलिटी। चाइल्ड मोर्टिलिटी का मतलब क्या हुआ? 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें कितनी बच्चों की मौत हो जाती है। तो इसी आधार पर, इसी 4 पैरामीटर के आधार पर प्रत्येक वर्ष जो क्या होता है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स को क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। तो ठीक है, इसको देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा हट गया हूं, ठीक है, बढ़े आगे। अब देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार, जो रिपोर्ट जारी किया गया इस बार 2023 में, है ना, तो इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में पिछले वर्ष के मुकाबले कुपोषित जनसंख्या में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। कभी कभी जब 2-3 कथन वाला प्रश्न पूछा जाता है ना, तो यहां पर ये सारे पॉइंट काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि पूछ दे सकता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में पिछले वर्ष के मुकाबले क्या परिवर्तन हुआ है और उसमें कौन सा कथन सही है। तो ये देख सकता है एक पॉइंट में कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष की रिपोर्ट में, है ना, क्या देखने के लिए मिला है कि कुपोषित जनसंख्या में कमी हुई है। ये पूछ दे, है ना, अगर ये पूछ दे कि कुपोषित जनसंख्या में क्या हुई है? कमी हुई है, तो ये तो कथन गलत हो जाएगा ना, क्योंकि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष की रिपोर्ट में कुपोषित जनसंख्या में क्या हुई है? वृद्धि हुई है, यानी कुपोषण क्या हुआ है? बढ़ा है, कुपोषण बढ़ा है। अब कुपोषित जनसंख्या 572 मिलियन से बढ़कर 735 मिलियन हो गई, यानी अब जो है पूरे विश्व में कुपोषित जनसंख्या की संख्या कितनी है? 735 मिलियन, और पहले कितना था? 572 मिलियन। तो बड़ी मात्रा में कुपोषित जनसंख्या की संख्या में क्या हुई है? वृद्धि हुई। आगे बढ़ते हैं। इस रिपोर्ट में कुल 125 देशों को शामिल किया गया है। कितने देशों को? 125 देशों को, कुल 125 देशों को शामिल किया गया है, तथा इन 125 देशों में भारत का स्थान 111 है ना। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 111वां है, ठीक है। पिछले वर्ष अर्थात 2022 की रिपोर्ट में भारत का स्थान 121 देशों में कितना था? 107वां था, है ना। तो पिछले वर्ष की जो रिपोर्ट जारी की गई थी उस रिपोर्ट में, है ना, 2022 की रिपोर्ट में जो भारत का स्थान है कुल 121 देशों में कितना है? 107वां है। जबकि इस वर्ष जो रिपोर्ट जारी किया गया, यानी 2023 वाला जो रिपोर्ट रहा, उस रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना हो गया? 111वां। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जब भी मैं इस टाइप का क्वेश्चन करवाता हूं तो मैं बार बार ये करता हूं कि भारत की स्थिति में हमें पिछले वर्ष से मूल्यांकन करना होगा कि पिछले वर्ष के मुकाबले भारत की स्थिति में सुधार हुआ है या भारत की स्थिति में क्या हुई है? गिरावट आई है। तो पिछले वर्ष के मुकाबले क्या हुआ? भारत की स्थिति में सुधार हुआ कि गिरावट आई? गिरावट आई। भारत की स्थिति में पिछले वर्ष के मुकाबले क्या हुई? गिरावट आई, है ना। अब देखिए पिछले वर्ष के में भारत का स्थान था 107वां, और अब भारत का स्थान इस बार की रिपोर्ट में कितना है? 111। ठीक है। पिछले रिपोर्ट के मुकाबले भारत की स्थिति भुखमरी के मामले में और ज्यादा खराब हुई है ना। भुखमरी के मामले में और ज्यादा क्या हुई है? खराब हुई है। 2023 की रिपोर्ट में भारत की स्थिति अपने पड़ोसी देशों के मुकाबले क्या है? खराब है। भारत के जो पड़ोसी देश है ना, तो भारत में भुखमरी की स्थिति अपने पड़ोसी देशों के मुकाबले क्या है? खराब है, अच्छी नहीं है, खराब है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए, है ना, अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो श्रीलंका का स्थान देखिएगा, श्रीलंका का स्थान कितना है? 60। सोच लीजिए कहां पे श्रीलंका खड़ा है, कहां पे हम खड़े हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो श्रीलंका का स्थान 60वां है। नेपाल का स्थान कितना है? 69 है ना। नेपाल का स्थान 69 है। भारत का स्थान कितना है? 111। भारत का स्थान है 111। अब देखिए म्यांमार का स्थान कितना हो गया? 72। म्यांमार का स्थान 72 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में।
उसके बाद बांग्लादेश आइए, बांग्लादेश का स्थान 81, बांग्लादेश 81वें स्थान पर है। और हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान का स्थान कितना है, 102। यानी पाकिस्तान में भी भारत के मुकाबले भुखमरी क्या है, कम है, इस रिपोर्ट के अनुसार, है ना। इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि इस रिपोर्ट में शायद कुछ कमियां हो या कुछ भी हो। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट का विरोध किया था जब ये रिपोर्ट जारी की गई थी, तो है ना। तो पाकिस्तान का स्थान हो गया 102वां और अफगानिस्तान का 114वां। यानी पूरे भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों में सिर्फ अफगानिस्तान ही एक ऐसा देश है जिसमें भुखमरी की स्थिति भारत से क्या है, खराब है या भारत से ज्यादा है। बाकी भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं उसमें भुखमरी की स्थिति भारत से क्या है, अच्छी है ना, ठीक है। इस सूचकांक में सबसे निचले अर्थात 125वें स्थान पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। टोटल 125 देशों को शामिल किया गया है ना। इस रैंक को बनाने में टोटल कितने देशों को शामिल किया गया, 125 देशों को, है ना। तो 125वें स्थान पर कौन हो गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मान 0 से 100 के बीच होता है। कितने, किसके बीच, 0 से 100 के बीच। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है ना, कि किन दो अंकों के बीच होता है, तो 0 से 100 के बीच होता है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मान देखिएगा, और दूसरे नंबर पे भूख की स्थिति क्या है, देखिए जिन देशों के सूचकांक का मान, जिन देशों के सूचकांक का मान 0 से 9.9 के बीच है ना, रैंकिंग नहीं, सूचकांक का मान। सूचकांक का मान कितने, किन दो अंकों के बीच होता है, 0 से 100। तो जिन देशों के सूचकांक का मान 0 से 9.9 के बीच है, उन देशों में भूख की स्थिति को निम्न माना गया है। लो, लो का मतलब निम्न, यानी भूख की स्थिति कम है। जिन देशों में सूचकांक का मान 10 से 19.9 के बीच है, उन देशों में भूख की स्थिति को मॉडरेट कहा गया है। क्या कहा गया है, मॉडरेट, है ना, मॉडरेट कहा गया है। जिन देशों में सूचकांक का मान 20 से 34.9 है ना, उन देशों में भूख की स्थिति को सीरियस कहा गया है। क्या कहा गया है, सीरियस कहा गया है। और जिन देशों में सूचकांक का मान 35 से 49.9 है, उनमें भूख की स्थिति को एलार्मिंग बताया गया है। क्या बताया गया है, एलार्मिंग। और 50 से अधिक अगर सूचकांक का मान है तो उसमें भूख की स्थिति को एक्सट्रीमली एलार्मिंग बताया गया है ना। 50 से अधिक अगर सूचकांक का मान है तो फिर से इसको देखिएगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मान 0 से 100 के बीच रहता है, ठीक है। कितने के, कहां से कहां तक, 0 से 100 के बीच रहता है। इस हंगर इंडेक्स में अगर सूचकांक का मान 0 से 9.9 है तो भूख की स्थिति क्या है, निम्न है। अगर सूचकांक का मान 10 से 19.9 है तो भूख की स्थिति मॉडरेट है। और अगर सूचकांक का मान 20 से 34.9 है तो भूख की स्थिति सीरियस है। और अगर सूचकांक का मान 35 से 49.9 है तो भूख की स्थिति अलार्मिंग है। और अगर सूचकांक का मान 50 से अधिक है तो भूख की स्थिति एक्सट्रीमली अलार्मिंग है ना। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग आगे। सबसे ज्यादा, ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा 50 देश 0 से 9.9 के सूचकांक में शामिल है। और चीन जो है इसी कैटेगरी में शामिल है। चीन किस कैटेगरी में शामिल है, 0 से 9.9 की जो कैटेगरी है ना, उसी कैटेगरी में शामिल है। और उस कैटेगरी में भूख की स्थिति को क्या रखा गया, लो, लो या निम्न, ठीक है। भारत के साथ ध्यान दीजिएगा, लग रहा होगा कि भारत कहां पे शामिल है, तो भारत के साथ कुल 34 देश को भूख की सीरियस स्थिति वाले देशों में रखा गया है ना। भारत को सीरियस स्थिति वाले देशों में रखा गया है। तथा भारत के लिए इंडेक्स का मान 28 पॉइंट क्या है, 7। तो दो चीजें अब हमें याद रखनी होगी, 3 चीजें, 2 नहीं 3। पहली चीज तो हमें ये याद रखनी होगी कि भारत की रैंकिंग कितनी है, 111। पहली बात हमें ये याद रखनी होगी कि इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है, 111, पहली बात। दूसरी बात, भारत का जो सूचकांक का मान है वो कितना है, 28.7। ये हमें याद रखना होगा क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। रैंकिंग अलग है और सूचकांक का मान अलग है। तो भारत के लिए सूचकांक का मान कितना हो गया, 28.7 हो गया। अब 28.7 जब भारत के लिए सूचकांक का मान है
तो भारत में भूख की स्थिति को क्या माना गया? तो भारत में भूख की स्थिति को सीरियस माना गया है। क्या माना गया? सीरियस माना गया है। तो ये तीन चीजें काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी भारत के संदर्भ में, है ना, कि भारत में भूख की स्थिति जो है वो सीरियस है। ठीक है, कुल 9 ऐसे देश हैं जिसमें भूख की स्थिति को अलार्मिंग बताया गया है। क्या बताया गया है? अलार्मिंग, है ना। ऐसे देशों की संख्या कितनी है? 9। भारत में भूख की स्थिति सीरियस है, लेकिन अभी भी 9 ऐसे देश हैं जहां पर भूख की स्थिति को अलार्मिंग बताया गया है। इस सूचकांक में एक भी ऐसा देश नहीं है जहां भूख की स्थिति को एक्सट्रीमली अलार्मिंग बताया गया है ना। यानी एक्सट्रीमली अलार्मिंग वाली स्थिति में कोई भी देश शामिल नहीं है ना। 2023 के इस सूचकांक में भारत में भूख की स्थिति को काफी खराब बताया गया है तथा भारत के संदर्भ में यह कहा गया है कि यह अपनी जनसंख्या की खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी जरूरत को पूरा नहीं करता है। इसी कारण भारत सरकार के द्वारा इस रिपोर्ट की क्या की गई है? आलोचना की गई है ना। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कहा गया है कि 2023 के इस सूचकांक में भारत में भूख की स्थिति को काफी खराब बताया गया है तथा भारत के संदर्भ में यह कहा गया है कि यह अपनी जनसंख्या की खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी जरूरत को पूरा नहीं करता है। इसी कारण भारत सरकार के द्वारा इस रिपोर्ट की क्या की गई है? आलोचना की गई है। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो इससे निकल कर आते हैं भारत के संदर्भ में, तो ध्यान देना है हमें क्या क्या निकल करके आते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो ये निकल कर आता है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 में, है ना, 2023 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 111वां भारत की रैंकिंग भारत की है कितनी? 111। अगर भारत के सूचकांक की बात की जाए कि भारत का सूचकांक का मान कितना है, अगर सूचकांक के मान की बात की जाए तो भारत के सूचकांक का मान है 28.7। सूचकांक का मान है 28.7। दूसरा चीज हमें एकदम याद रखना है, कभी कभी गलती हमसे होती क्या है एग्जाम में कि हम दोनों को एक समझ लेते हैं, दोनों अलग अलग चीजें, दोनों एक नहीं है। तीसरा पॉइंट जो हमें भारत के संदर्भ में एकदम याद रखना है कि भारत में भूख की स्थिति क्या है ना। भूख की स्थिति भारत में क्या है? तो भारत में भूख की स्थिति को बताया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार सीरियस, है ना। भारत में भूख की स्थिति को क्या बताया गया है? सीरियस बताया गया है। चौथा पॉइंट जो महत्वपूर्ण होगा मेरी नजर में, वो ये महत्वपूर्ण होगा कि भारत के पड़ोसी देशों में कौन सा एकमात्र ऐसा देश है जिसमें भूख की स्थिति भारत से भी खराब है? तो वो देश है अफगानिस्तान। वो देश कौन सा हो जाएगा? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसमें जो भूख की स्थिति है वो भारत से भी क्या है? खराब है ना। तो ये सब पॉइंट हमें एकदम याद रखने होंगे। हमें ये भी याद रखना होगा कि टोटल कितने देशों को शामिल किया गया? तो 125 देशों को शामिल किया गया, है ना। इसको बनाने में टोटल 125 देशों को शामिल किया गया। अगर भारत के रैंकिंग की बात की जाए तो पिछले वर्ष की रिपोर्ट से अगर तुलना हम लोग करें तो पिछले वर्ष की रिपोर्ट में अर्थात 2022 की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग कितनी थी? तो 107। कितना था? 107। इतना पढ़ लेने के बाद क्वेश्चन यहां से मिस होने वाली बात नहीं है। बहुत ही अच्छा इंडेक्स है, हर एक साल जारी होता है। अभी से लेकर के जो भी एग्जाम 2024 में अक्टूबर नवंबर तक होंगे उसमें यह रिपोर्ट काफी क्या रहेगा? महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे वो बीपीएससी प्री हो, चाहे वो बीपीएससी टीचर हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें यह काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, भारत सरकार ने इस रिपोर्ट की क्या की है? आलोचना की है ना, क्योंकि भारत की रैंकिंग को काफी कम दिखाया गया है। इस वजह से भारत सरकार ने इस रिपोर्ट की क्या की है? आलोचना की है। सही बात है, ये रिपोर्ट अपने आप में बहुत सारे प्रश्नों को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी स्थिति पाकिस्तान से भी खराब है। ये कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या ये रिपोर्ट सही है या ये रिपोर्ट गलत है। खैर जो भी है, बढ़ते हैं आगे, दूसरे टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक क्लियर, चलिए दूसरे टॉपिक पे आते हैं। देखिए दूसरा टॉपिक क्या है, देखिएगा एकदम अच्छे से समझिएगा। क्या है दूसरा टॉपिक? विश्व के सर्वाधिक 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की टाइम पत्रिका की 2024 की सूची में कुल कितने भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्तियों को शामिल किया गया है? देखिएगा
टाइम पत्रिका अमेरिका की पत्रिका है। कहाँ की पत्रिका है? अमेरिका की पत्रिका। और यह जो टाइम पत्रिका है ना, हर एक वर्ष 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी करती है। विश्व में कुल 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी करती है। ये प्रभावशाली लोग क्या होते हैं? ये प्रभावशाली लोग ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपने कार्यों से उस देश की राजनीतिक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को या पूरे विश्व को क्या किया? प्रभावित किया। तो ऐसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी करती है। तो जाहिर सी बात है, इसमें रैंकिंग नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है, इसमें क्या होता है? रैंकिंग नहीं होता है कि कौन नंबर 1 पे है, कौन नंबर 2 पे है। ये सब रैंकिंग वगैरह नहीं होता है, समझ गए ना। तो विश्व के अलग अलग देशों को, लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। तो भारत क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो टाइम पत्रिका ने 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की 2024 में, समझ गए ना। तो इस सूची में भारत के या भारतीय मूल के कितने लोगों को शामिल किया गया? कौन कौन वो व्यक्ति हैं? प्रश्न पूछने की संभावना खूब है। यहां से प्रश्न पूछने की संभावना खूब है कि किन किन भारतीय मूल के लोगों को या भारतीय व्यक्ति को इसमें शामिल किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, टाइम पत्रिका की यह सूची अप्रैल 2024 में जारी की गई। तो जाहिर सी बात है, अगली जो सूची जारी होगी वो अप्रैल 2025 में जारी होगी, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जारी होती है। इस हिसाब से अगले 1 वर्षों के लिए, है ना, यह हमारे एग्जाम में क्या है? महत्वपूर्ण। जो भी एग्जाम होंगे अगले आज से 10-12 महीने तक, उसमें ये प्रश्न यहाँ से पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो टाइम पत्रिका की यह सूची अप्रैल 2024 में जारी की गई तथा इस सूची में कुल दो भारतीयों, कितने भारतीयों? 2 भारतीयों एवं भारतीय मूल के कुल 6 लोगों को शामिल किया गया। यानी 2 भारतीयों को शामिल किया गया। और भारतीय मूल के कितने लोगों को शामिल किया गया? 6 लोगों। 2 भारतीय और भारतीय मूल के कितने? 6। तो टोटल कितने हो गए? 8। टोटल हो गए 8। उन 8 में 2 भारतीय हैं, यानी जो भारत की नागरिकता अभी लिए हुए हैं और भारत में रहते हैं, और 6 लोग ऐसे हैं जो भारतीय मूल के, यानी जिनका जन्म भारत में हुआ, समझ गए ना, और वो कभी भारत में नहीं मौजूद हैं, भारत के नागरिक नहीं हैं। तो वो लोग हो गए भारतीय मूल के। तो देखिए कौन कौन लोग शामिल हैं, एकदम अच्छे से समझिएगा। 2 भारतीय जिन्हें इस सूची में शामिल किया गया है ना, 2 भारतीय जिन्हें इस सूची में शामिल किया गया है, उनके नाम आलिया भट्ट। कौन है ये? आलिया भट्ट, अभिनेत्री, प्रसिद्ध अभिनेत्री आलिया भट्ट है। एवं दूसरी कौन है? साक्षी मलिक। साक्षी मलिक काफी चर्चा में रहा था ये ना, साक्षी मलिक का, समझ गए ना। कुश्ती की एक मशहूर खिलाड़ी साक्षी मलिक। तो भारत के 2 लोगों को शामिल किया गया, एक आलिया भट्ट और दूसरा साक्षी मलिक। अब देखिए भारतीय मूल के 6 लोग कौन कौन हैं जिन्हें इस सूची में शामिल किया गया है। हमें यह देखना होगा कि भारतीय मूल के 6 लोग कौन कौन हैं। तो ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि भारतीय मूल के 6 लोग कौन कौन हैं जिन्हें इस सूची में शामिल किया गया है। देखिए भारतीय मूल के 6 व्यक्ति जिन्हें इस सूची में शामिल किया गया है। सबसे पहले नंबर 1 में आ गए अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा। और ये अजय बंगा कौन है? विश्व बैंक के अध्यक्ष, है ना, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं अजय बंगा। अजय बंगा भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ये अलग बात है कि अभी अमेरिकी नागरिक हैं ये, लेकिन भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, है ना। तो इनको इस सूची में शामिल किया गया। मैंने बताया ही आपको कि रैंकिंग से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। अब हमारे दिमाग में ये कभी आना ही नहीं चाहिए कि इनकी रैंकिंग क्या है। यहाँ पे रैंकिंग की बात नहीं होगी, ठीक है। तो पहले हो गए अजय बंगा। दूसरा में देखिए सत्या नडेला। कौन हो गए? सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ दूसरे व्यक्ति हो गए सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। ये दोनों नाम लगभग हर एक स्टूडेंट को पता होगा, जो स्टडी कर रहा होगा उसको ये दोनों नाम तो पता होगा। लेकिन अगला 4 नाम थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा उनके लिए और प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से। नंबर तीसरे व्यक्ति देखिए जो भारतीय मूल के, इनका नाम है देव पटेल। नया नाम होगा लोगों के लिए, देव पटेल इनका नाम है ना। भारतीय मूल के ब्रिटिश अभिनेता। भारतीय मूल के क्या है? ब्रिटिश अभिनेता, है ना। अभिनेता है, भारतीय मूल के हैं, लेकिन कहां के अभिनेता है? ब्रिटिश अभिनेता। तो तीसरे व्यक्ति ये हो गए। चौथा व्यक्ति देखिए जिगर साहब। नाम देखिए कितना अच्छा है, जिगर साहब, समझ गए ना। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। ये भी क्या है? भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं जिगर साहब। इनको भी शामिल किया गया है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के ऋण कार्यक्रम कार्यालय के निदेशक हैं। कौन? जिगर साहब। जिगर साहब, तो जिगर साहब को शामिल किया गया। 5वें व्यक्ति देखिए
प्रियंवदा नटराजन। पांचवें व्यक्ति का नाम क्या है? प्रियंवदा नटराजन। अमेरिका में क्या है? येल विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? येल विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान एवं भौतिकी की क्या है? प्रोफेसर है। खगोल विज्ञान और भौतिकी की प्रोफेसर है। और नंबर 6 में हो गया आसमा खान। क्या हो गया? आसमा खान नंबर 6 में हो गया आसमा खान। यह लंदन में दार्जिलिंग एक्सप्रेस के नाम से रेस्टोरेंट चलाती है। क्या करती है? रेस्टोरेंट चलाती है। कहां पर? हाँ, लंदन में। लंदन में, और इनके रेस्टोरेंट का नाम क्या है? दार्जिलिंग एक्सप्रेस। समझ गए ना? हाँ, तो ये आसमा खान। तो टोटल भारतीय मूल के 6 लोग हो गए जिनको इस सूची में शामिल किया गया है। दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में, है ना। मूल रूप से भारत के 2 नागरिक और बाकी 6 लोग हो गए भारतीय मूल के व्यक्ति, है ना। तो भारत के 2 नागरिक कौन हो गए? एक आलिया भट्ट और दूसरा साक्षी मलिक। और भारतीय मूल के 6 लोगों में अजय बंगा, सत्या नडेला, देव पटेल, जिगर शाह, प्रियंवदा नटराजन और आसमा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए आप लोग एक बार। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कहता है क्वेश्चन। समझिएगा। अप्रैल 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाए जाने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए सुरक्षा परिषद में वीटो का इस्तेमाल किया था? कौन सा ऐसा देश था? है ना। तो ये देश कौन है? फिलिस्तीन, है ना। फिलिस्तीन को सुरक्षा परिषद का, खास करके किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाए जाने का विरोध किया गया था किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। और अमेरिका जो क्या है? सुरक्षा परिषद का अस्थायी मेंबर है ना। और अस्थायी मेंबर को यह अधिकार होता है कि वो वीटो का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो अमेरिका ने इसके लिए वीटो प्रस्ताव लाया था, है ना। इसके बाद फिलिस्तीन सुरक्षा, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर नहीं बन पाया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल सदस्यों की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा? दक्षिणी सूडान, है ना। 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान है। किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, है ना। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, अस्तित्व में आया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में क्या है? शामिल। भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में शामिल है। ठीक है, तथा भारत 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या हुआ? शामिल हुआ, है ना। भारत 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? तो मुख्यालय 2 चीजें पूछ देता है, कभी कभी मैनहट्टन टापू भी दे देता है। तो मैनहट्टन टापू पर न्यूयॉर्क में, कहां पर? न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने प्रमुख अंग हैं? तो 6। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 प्रमुख अंग हैं। देखिएगा कौन कौन सा प्रमुख अंग है। सबसे पहले है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा है न्यास परिषद, 5वां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 6ठा है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, है ना। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने प्रमुख अंग हो गए? 6 प्रमुख अंग हो गए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कुल कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के तौर पर मान्यता प्रदान किया गया है? 6, है ना। कुल 6 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के तौर पर मान्यता प्रदान किया गया है। वो 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश, चीनी और अरबी। ये 6 ऐसी भाषाएं हैं जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता प्रदान किया गया है ना। और इन 6 भाषाओं में से केवल 2 ऐसी भाषाएं हैं जिसको संचालन भाषा अर्थात कामकाज की भाषा माना जाता है। 2 भाषाएं मान्यता तो प्रदान किया गया कितनी भाषाओं को? 6 भाषाओं को। लेकिन हमें यह ध्यान देना होगा कि मात्र 2 भाषाओं को कामकाज की भाषा माना जाता है। एक भाषा है अंग्रेजी और दूसरी भाषा क्या है? फ्रांसीसी, है ना। अंग्रेजी और फ्रांसीसी 2 ऐसी भाषाएं हैं जिसको कामकाज की भाषा माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 15 होती है ना। ध्यान देना है, सुरक्षा परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 15 होती है। यहाँ पर अस्थायी अस्थायी की बात नहीं हो रही है। कुल सदस्यों की संख्या 15 होती है और इन 15 सदस्यों में 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। ठीक है, इनमें 5 अस्थायी होते हैं
और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अब देखिएगा 5 स्थायी सदस्यों में कौन कौन से सदस्य हैं? तो 5 स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और क्या है, चीन है। ठीक है, इन 5 सदस्यों को परमानेंट 5, बिग 5 या P5 के नाम से भी जाना जाता है। जो ये 5 स्थायी सदस्य हैं, इन 5 स्थायी सदस्यों को परमानेंट 5, ठीक है, बिग 5 या P5 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए बढ़िए आगे। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 2 वर्षों का होता है। सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 2 वर्षों का होता है। और भारत अभी तक कुल 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है ना। भारत अभी तक 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है ना। तो इसको फिर से एक बार देख लीजिए। अमेरिका ने किस देश के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल किया? फिलिस्तीन, है ना। किस लिए वीटो का इस्तेमाल किया? क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि फिलिस्तीन है जो सुरक्षा परिषद नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बने। ये अमेरिका नहीं चाहता था, इस वजह से अमेरिका ने इसके लिए वीटो का प्रयोग किया। ठीक है, अब देखिए सुरक्षा परिषद में अगर बात किया जाए तो सुरक्षा परिषद में कुल कितने मेंबर होते हैं? 15 मेंबर। 15 मेंबर, और इस 15 मेंबर में 5 मेंबर आपके कौन हो गए? ये 5 मेंबर स्थायी और 10 मेंबर अस्थायी, है ना। और वीटो का प्रयोग यही 5 मेंबर कर सकता है, 10 मेंबर वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। और सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी मेंबर कौन कौन हो गए? तो नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 रूस, नंबर 3 चीन, नंबर 4 फ्रांस और नंबर 4 ब्रिटेन, है ना। नंबर 4 कौन हो गया? नंबर 5 में कौन हो गया? ब्रिटेन। भारत अभी तक सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कितनी बार बन चुका है? 8 बार। 8 बार अभी तक भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है। अगर पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। और इसी वजह से हम देखते हैं कि 24 अक्टूबर को बाबू संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है किस तिथि को? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ तिथि दिवस मनाया जाता है ना। और हमने ये देखा कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है। कैसा सदस्य है? संस्थापक सदस्य। चलिए बढ़ते हैं अगले वीडियो की। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की जनसंख्या कितनी आकलित की गई है ना। 2024 में भारत की जनसंख्या कितनी आकलित की गई है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा? तो भारत की जनसंख्या आकलित की गई है 144 करोड़। 144 करोड़ या 1.44 बिलियन या 144 करोड़। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार, है ना, 2024 में भारत की जनसंख्या कितनी आकलित की गई? तो 144 करोड़ जनसंख्या आकलित की गई। और मैं आपको बता दूं कि जनसंख्या के मामले में अभी भारत नंबर 1 पर है ना। जनसंख्या के मामले में भी भारत पहले स्थान पर है। चलिए देखते हैं आगे। जनसंख्या के मामले में भारत पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर कौन है? चीन, है ना। जनसंख्या के मामले में भारत का पहला स्थान है, जबकि दूसरे स्थान पर कौन है? चीन है। तथा चीन की जनसंख्या 142.5 करोड़ आकलित की है। 142.5 करोड़ चीन की जनसंख्या आकलित की गई है। यानी चीन को पीछे छोड़ते हुए हम लोग लगभग 1.5 करोड़ उससे आगे निकल चुके हैं, है ना। क्योंकि हमारी जनसंख्या कितनी आकलित की गई है? 144 करोड़ आकलित की गई है। चलिए ठीक है। इस रिपोर्ट में अगले 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने की बात कही गई। कितनी होने की? दोगुनी। कहा गया है कि अगले 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। यानी अभी है 144 करोड़ और ये बढ़कर हो जाएगा 288 करोड़, है ना। भारत की जनसंख्या क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। अब देखिए आगे। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की वर्तमान में, है ना, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की वर्तमान में कुल जनसंख्या 144 करोड़ में 68% जनसंख्या
15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों का है ना। 68% जनसंख्या है ना, एकदम काम। इसको कहा जाता है, जानते हो क्या? 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग का जो जनसंख्या होता है ना, इसे कहा जाता है कामकाजी जनसंख्या। कामकाजी जनसंख्या यानी एक ऐसी जनसंख्या जो दूसरे पर आश्रित नहीं होती है ना, दूसरे पर आश्रित नहीं होती है। तो 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 68% है। ठीक है। 7% जनसंख्या 65 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों का है। कितना प्रतिशत? 7%। ठीक है। 24% जनसंख्या 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों की, 0 से कितना वर्ष? 14 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों की है। ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार 10 से 19 वर्ष की आयु सीमा के अंतर्गत 17% आबादी है। कितनी प्रतिशत? 17%। जबकि 10 से 24 वर्ष की आयु सीमा के अंतर्गत 26% आबादी है भारत। समझ गए ना? तो अभी देखा जाए कि भारत की ज्यादातर जनसंख्या जो है वो क्या है? युवा है ना, युवा। क्योंकि 65 वर्ष या उससे ज्यादा जनसंख्या का प्रतिशत मात्र कितना है? 7%। कुल जनसंख्या में इनकी जनसंख्या का प्रतिशत मात्र कितना है? मात्र 7% है। तो भारत में युवाओं की कोई कमी नहीं है। समझ गए ना? हाँ, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में, ध्यान दीजिएगा, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा है ना, यानी जीवन जीने की प्रत्याशा कितना है? 71 वर्ष। किसका? पुरुषों का। जबकि महिलाओं की जीवन प्रत्याशा कितनी है? 74 वर्ष वर्तमान समय है ना। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कितनी वर्ष है? 71 वर्ष है। जबकि महिलाओं की जीवन प्रत्याशा कितनी है? 74 वर्ष है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी गिरावट दर्ज की गई है ना, मातृ मृत्यु दर में काफी गिरावट दर्ज की गई है तथा विश्व भर में होने वाली ऐसी मौतों का 8% भारत में होता है। ठीक है। तो इसको फिर से एक बार समझ लीजिए अच्छे से। ये रिपोर्ट का नाम क्या है? ये रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या कितनी आकलित की गई? 144 करोड़ आकलित की गई। और भारत की जनसंख्या अभी पूरे विश्व में पहले स्थान पर है ना। और हमने देखा कि जनसंख्या के मामले में चीन का स्थान क्या है? दूसरा है। चीन का स्थान दूसरा है। अब देखिए, इसी रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि 77 वर्षों के बाद है ना, यानी 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। ठीक है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की वर्तमान में कुल जनसंख्या 144 करोड़ है। इसमें 68% जनसंख्या 15 से 64 वर्ष की आयु के लोगों का है। 68%। और इसी जनसंख्या को कामकाजी जनसंख्या माना जाता है ना। तो ये स्थिति है भारत में। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रहा अंगारा A5 क्या है? क्या है अंगारा A5? ध्यान दीजिएगा, अंगारा A5 क्या है? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अंगारा A5 क्या है। तो देखिएगा, अंगारा A5 क्या है? ये चीन का एक रॉकेट, रूस का एक रॉकेट है ना। तो यह रूस का एक भारी भरकम रॉकेट है जिसकी उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण अप्रैल 2024 में रूस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? रूस के द्वारा किया गया। इस रॉकेट का वजन 773 टन है। वजन देख लीजिए, कितना टन? 773 टन है तथा इससे लगभग 24.5 टन पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाया जा सकता है। ठीक है। अंगारा परियोजना की शुरुआत रूस ने 1991 ईस्वी में की थी तथा अंगारा नामकरण साइबेरिया की एक नदी के नाम पर किया गया है। अंगारा जो नाम रखा गया है ना इस परियोजना को, वो साइबेरिया में बहने वाली एक नदी के नाम पर इसका नाम अंगारा रखा गया है। तो समझ में आ गया कि अंगारा A5 जो हाल में समाचार पत्रों में चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से है? तो रूस से है ना। यह रूस का एक भारी भरकम रॉकेट है जिसकी उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण अप्रैल 2024 में रूस के द्वारा किया गया। इस रॉकेट का वजन कितना है? 773 टन है ना, तथा इससे लगभग 24.5 टन पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाया जा सकता है। और जहां तक अंगारा की बात है तो साइबेरिया में बहने वाली एक क्या है? नदी है। उसी नदी के नाम पर इस परियोजना का नाम रखा गया रूस के द्वारा अंगारा A5। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। देखिए, अगला प्रश्न क्या है?
अरबपतियों की फोर्ब्स सूची, है ना। फोर्ब्स भी एक पत्रिका है और इसके द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व में अरबपतियों के बारे में जानकारी दी जाती है और अरबपतियों की सूची को क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा, है ना। चलिए देखते हैं। देखिए, जिस तरह से टाइम पत्रिका कहाँ की पत्रिका थी? अमेरिका की। उसी तरह से फोर्ब्स भी कहाँ की एक पत्रिका है? अमेरिका की एक पत्रिका है। तो कभी कभी यह भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि फोर्ब्स पत्रिका का संबंध किस देश से है? तो अमेरिका से। अब देखिए, फोर्ब्स अमेरिका की वाणिज्यिक पत्रिका है। फोर्ब्स जो है वो अमेरिका की वाणिज्यिक पत्रिका है। अमेरिका की वाणिज्यिक पत्रिका है जो प्रत्येक वर्ष विश्व में अरबपतियों की सूची जारी करती है। ऐसी ही एक सूची अप्रैल 2024 में जारी की गई। कब जारी की गई? अप्रैल 2024 में ऐसी ही एक सूची जारी की गई। इसके अनुसार पूरे विश्व में अरबपतियों की कुल संख्या 2781 बताई गई। यानी पूरे वर्ल्ड में अरबपति की संख्या कितनी है? 2781 है। ठीक है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष अरबपतियों की संख्या में 141 की क्या हुई है ना। अरबपतियों की संख्या में, ये भारत की बात नहीं हो रही है, पूरे विश्व की बात हो रही है। तो पूरे विश्व में अरबपतियों की संख्या बताई गई है 2781 और पिछले वर्ष की सूची के मुकाबले इस वर्ष अरबपतियों की संख्या में कितने की वृद्धि हुई है? 141 की वृद्धि हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2024 में जारी इस सूची के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, 2024 में जारी इस सूची के अनुसार कुल 2781 अरबपतियों के पास $14.2 ट्रिलियन की संपत्ति। कितनी संपत्ति है? $14.2 ट्रिलियन की क्या है? संपत्ति है। कितने अरबपतियों के पास? 2781 अरबपतियों के पास। ठीक है। 2781 अरबपतियों में सबसे ज्यादा अरबपति अमेरिका के हैं। कहां के हैं? अमेरिका के। और अमेरिकी अरबपतियों की संख्या कितनी हो जाती है? 813, है ना। अमेरिकी अरबपतियों की संख्या 813 है। दूसरे स्थान पर चीन आ जाता है, हांगकांग और मकाऊ को मिला करके, है ना। तो चीन आ जाता है और चीन के अरबपतियों की संख्या कितनी हो जाती है? 473। और तीसरे स्थान पर आता है हमारा भारत, है ना। तीसरे स्थान पर आता है भारत, जहां अरबपतियों की कुल संख्या कितनी है? 200। कितनी है? 200, है ना। तीसरे स्थान पर भारत आता है जहां पर अरबपतियों की संख्या 200 है। अब देखिएगा आगे, भारत और अमेरिका में, देखिएगा भारत और अमेरिका में पिछले वर्ष की रिपोर्ट के मुकाबले, भारत और अमेरिका में पिछले वर्ष की रिपोर्ट के मुकाबले इस वर्ष अरबपतियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जबकि चीन में पिछली रिपोर्ट के मुकाबले इनकी संख्या में क्या हुई है? कमी आई है। यानी भारत और अमेरिका दो ऐसे देश हैं कि पिछले वर्ष जो रिपोर्ट जारी किया गया था उस रिपोर्ट के मुकाबले इस वर्ष की रिपोर्ट में अरबपतियों की संख्या में क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है, जबकि चीन में अरबपतियों की संख्या में क्या हुई है? कमी आई। ठीक है। अब देखिए आगे, विश्व के शीर्ष 10 अरबपतियों की सूची कौन कौन है? देखिए, सबसे ज्यादा संपत्ति वाले व्यक्ति पूरे विश्व में कौन है? अर्नाल्ड और उनका जो परिवार है ना। सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति यही है, अर्नाल्ड और उनका परिवार। और ये रहने वाले कहां के हैं? फ्रांस के। इनकी कुल संपत्ति कितनी है? 233 अरब डॉलर। कितनी है? 233 अरब डॉलर। ध्यान दीजिएगा। दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? एलन मस्क, अमेरिका के रहने वाले। तीसरे स्थान पर जेफ बेजोस, ठीक है। चौथे स्थान पर मार्क जुकरबर्ग, पांचवें स्थान पर लैरी एलिसन, छठे स्थान पर वॉरेन बफेट, सातवें स्थान पर बिल गेट्स, आठवें स्थान पर स्टीव बाल्मर, है ना। आठवें स्थान पर स्टीव बाल्मर। देखिए भारत का कोई व्यक्ति शामिल है कि नहीं? चलिए आ गया। 9वें स्थान पर कौन है? मुकेश अंबानी, है ना। 9वें स्थान पर आपके कौन हो गए? मुकेश अंबानी, है ना। मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर हो गए और 10वें स्थान पर कौन हो गए? लैरी पेज। तो ये है विश्व के 10 सबसे धनी व्यक्ति फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार। अब आपको यहां पर एक बात गौर करना होगा, इन 10 लोगों में जो 8 लोग हैं वो अमेरिका के हैं। हाँ, इन 10 लोगों में देखिए यहां पर लिखा हुआ है दुनिया के शीर्ष 10 अरबपतियों में एक फ्रांस के और एक कहां के हैं? भारत के। जबकि 8 अरबपति कहां के हैं? अमेरिका के। जो 8 अरबपति है ना वो अमेरिका के हैं। ऐसे भी भारत के कुल अरबपतियों की संख्या जिसको इनको इनमें शामिल किया गया है कितनी है? 200। तो भारत के अरबपतियों में सबसे
मतलब हाई रैंक पे कौन आ गए? मुकेश अंबानी, है ना। मुकेश अंबानी सबसे ऊंची रैंक पे आ गए और पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो मुकेश अंबानी का रैंकिंग कितना है? 9, है ना। मुकेश अंबानी का रैंकिंग है 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अरबपतियों की सूची में शामिल 200 भारतीय नागरिकों में, अरबपतियों की सूची में शामिल 200 भारतीय नागरिकों में से शीर्ष 10 भारतीय इस प्रकार है। जो शीर्ष 10 भारतीय हैं वो कौन कौन शीर्ष 10 भारतीय हैं, है ना। देखिए, सबसे ऊपर तो भारत में कौन है? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी सबसे ऊपर, नंबर 1 पर, है ना। मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कौन सी इंडस्ट्रीज? रिलायंस इंडस्ट्रीज से इनका संबंध है। इनकी संपत्ति $116 अरब आकलित किया गया है और पूरी दुनिया में इनका स्थान कौन सा? 9। अभी हमने देखा ना, पूरी दुनिया में मुकेश अंबानी का स्थान कितना है? 9वां। और दूसरे नंबर पर आ गए गौतम अडानी, है ना। दूसरे नंबर पे आ गए गौतम अडानी, अडानी समूह। इनकी संपत्ति आकलन किया गया है $84 अरब और पूरी दुनिया में इनका रैंकिंग कितना है? 17, है ना। तो गौतम अडानी का रैंकिंग कितना है? 17, ठीक है। अब देखिए, बाकी सब लोगों का नाम देख लीजिए फटाफट। तीसरे नंबर पे कौन आ जाते हैं? शिव नडा। कौन आ जाते हैं? शिव नडा। तीसरे नंबर पे आपके आ जाते हैं शिव नडा। तीसरे नंबर पे आपके शिव नडा आ गए, ठीक है। किस स्थान पर है पूरे विश्व में? 39वें स्थान पर, 39वें स्थान पर। चौथे स्थान नंबर पर आ गए सावित्री जिंदल एंड फैमिली, पूरे विश्व में कौन सा स्थान? 46वां स्थान। 5वें नंबर पर दिलीप शांघवी, सन फार्मा के, कौन सा स्थान? 69वां स्थान। इसी तरह से देखिएगा साइरस पूनावाला, ठीक है। कुशल पाल सिंह डीएलएफ, इनका कौन सा स्थान? 92वां स्थान, है ना। कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप से संबंधित है, इनका कौन सा स्थान? 98वां स्थान। उसके बाद देखिएगा नंबर 9 पे कौन है? राधा कृष्ण दामानी, है ना। राधा कृष्ण दामानी, इनका कौन सा स्थान है पूरे विश्व में? 107वां स्थान। और नंबर 10 पर है लक्ष्मी मित्तल, स्टील कारोबारी है और इनका स्थान है 113। तो ये तो मात्र भारत के 10 अरबपतियों की सूची यहाँ पर दिया गया है। भारत के कुल अरबपतियों की संख्या है कितनी? 200, है ना। भारत के कुल अरबपतियों की संख्या 200 है, जिसमें 10 प्रमुख अरबपति यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की। छोटा टॉपिक है एकदम, नियुक्ति से जुड़ा हुआ है, हाल फिलहाल में जिनकी नियुक्ति हुई है अलग अलग संगठनों में। चलिए देखते हैं फटाफट इसको, बहुत लंबा वीडियो नहीं रहेगा आज वाला। चलिए देखते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, है ना। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस, है ना। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस बने हैं, है ना। अब लगेगा कि ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। कहाँ के रहने वाले हैं? यूएई। हमको तो यही लग रहा है कि ये संयुक्त अरब अमीरात के रहने वाले हैं। कौन? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस, है ना। अब विश्व मौसम विज्ञान संगठन के ये क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। अब देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा। और ये जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। ये जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के हाल में अध्यक्ष कौन बने हैं? नवाब सलाम। कौन बने हैं? नवाब सलाम। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? लेबनान के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 26 जून 1945 ईस्वी को हुई थी, जबकि इसका उद्घाटन अधिवेशन, पहला इसका जो अधिवेशन हुआ था वो 18 अप्रैल 1946 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग, नीदरलैंड के कहां पर? हेग में पीस पैलेस। कौन सा पैलेस? पीस पैलेस में स्थित है ना। नीदरलैंड के हेग में पीस पैलेस में स्थित है। तो फिर से देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस, है ना, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है और ये जेनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नवाब सलाम को। और ये रहने वाले कहां के हैं? लेबनान के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 26 जून 1945 ईस्वी को, जबकि इसका उद्घाटन अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 को हुआ था। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बांग्लादेश की नई प्रधानमंत्री कौन बनी? ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश की नई प्रधानमंत्री कौन बनी? तो बांग्लादेश की नई प्रधानमंत्री बनी शेख हसीना। कौन बनी? शेख हसीना। शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश की नई प्रधानमंत्री बनी। इनका संबंध किस पार्टी से है? अवामी लीग नामक पार्टी से, ठीक है, हो गया। अब देखते हैं अगला, भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार कौन बनी?
भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो इनका नाम क्या है? प्रीति रजक, है ना। भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बनी है कौन? प्रीति रजक, है ना। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। आगे देखते हैं, भारत में नए लोकपाल कौन बने? ध्यान दीजिएगा, भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर, है ना, A.M. खानविलकर, ऐसे लिखा रहेगा A.M. खानविलकर। तो अजय माणिकराव खानविलकर जो हैं यही बने हैं भारत के नए लोकपाल, है ना। ये भारत के दूसरे लोकपाल है ना, दूसरे लोकपाल है ये भारत के। कौन? अजय माणिकराव खानविलकर। तो भारत के पहले लोकपाल कौन बने थे? पिनाकी चंद्र घोष, है ना। पिनाकी चंद्र घोष कौन थे? भारत के पहले लोकपाल। और भारत के दूसरे लोकपाल कौन हो गए? अजय माणिकराव खानविलकर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नीना सिंह, है ना। जो पहला हो जाता है ना, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये नीना सिंह बनी है। आपको लगता है ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ये पहले भी मैंने बताया था इसको। हाँ, नीना सिंह बनी है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का मुख्यालय कहां हो गया? नई दिल्ली में हो गया। ठीक है, फटाफट बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? है ना, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो श्री हीरालाल सामरिया, है ना। श्री हीरालाल सामरिया भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी। और भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? वजाहत हबीबुल्ला, है ना। वजाहत हबीबुल्ला भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त हैं। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? श्री हीरालाल सामरिया। ठीक है, बढ़िया। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? देवेंद्र झाझरिया को, है ना। किसको बनाया गया है? देवेंद्र झाझरिया को बनाया गया है भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष। ठीक है, सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सोमनाथ मंदिर कहां पर है? गुजरात में। एकदम सही जवाब है, सोमनाथ मंदिर है गुजरात में। तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, है ना। सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न अगला ये हो जाता है, देखिएगा, मोरारजी देसाई के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है ना। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये पहले व्यक्ति हैं, पहले प्रधानमंत्री बने हैं जो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। इनसे पहले सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भी इससे पहले सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बन चुके हैं। तो हाल में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया है? तो नरेंद्र मोदी। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने? है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? किशोर मकवाना। कौन बने हैं? किशोर मकवाना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं किशोर मकवाना। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक आयोग है, सबको पता है, एक संवैधानिक संस्था है। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 338 में, है ना। इसका वर्णन है अनुच्छेद 338 में। और इसके अध्यक्ष बने हैं किशोर मकवाना। बढ़िया। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? रश्मि शुक्ला, है ना। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? रश्मि शुक्ला। जो भी पहला या पहली है ना, बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। इस बात का तो हमें एकदम ध्यान रखना होगा करेंट अफेयर्स में, है ना। तो महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? रश्मि शुक्ला। ठीक है, हाल में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? श्री अरविंद पनगड़िया, है ना। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? श्री अरविंद पनगड़िया बने हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। और आपको पता है कि ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी हैं। पहले ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे 20वें प्रश्न की ओर। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने? जैसा, है ना। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जैसा। और मैं आपको बता दूं ये तीसरी बार बने हैं। कितनी बार? तीसरी बार। जैसा तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं, समझ गए ना। ठीक है, अब देखिएगा एशियाई क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां पर है? तो एशियाई क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां पर है? संयुक्त अरब अमीरात, दुबई में। कहां पर? दुबई में। एशियाई क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दुबई में। ठीक है, और एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं जैसा, अमित शाह के पुत्र हैं जैसा। आगे बढ़ते हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो PIB की प्रधान महानिदेशक कौन बनी है? शेफाली सरन। कौन बनी है? शेफाली सरन, है ना। प्रेस सूचना ब्यूरो की प्रधान महानिदेशक बनी है शेफाली सरन। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख कौन बने हैं? नलिन प्रभात,
है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मतलब क्या हो गया, एनएसजी, है ना, एनएसजी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख कौन बने हैं, नलिन प्रभात बने हैं। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए प्रमुख कौन बने हैं, सदानंद वसंत दाते, है ना, कौन बने हैं, सदानंद वसंत दाते। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अर्थात एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन बने हैं, तो पीयूष आनंद। कौन बने हैं, पीयूष आनंद, है ना। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन बने हैं, तो महानिदेशक बने हैं पीयूष आनंद। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, नवीन जिंदल। कौन बने हैं, नवीन जिंदल। तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं नवीन जिंदल। नायब सैनी, ध्यान दीजिएगा, अब नाम पहले आ गया। नायब सैनी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने, हरियाणा। नायब सैनी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27 है। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, सुमन कुमारी, है ना। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, सुमन कुमारी बनी है। ठीक है, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, नवनीत कुमार सहगल। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, नवनीत कुमार सहगल बने हैं प्रसार भारती के नए अध्यक्ष। देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है। ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक कौन बनी है, मौसमी चक्रवर्ती, है ना। ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक बनी है मौसमी चक्रवर्ती। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अनिल कुमार लाहोटी, है ना। ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अनिल कुमार लाहोटी, है ना। तो ये आज की क्लास का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न था, है ना। अच्छे अच्छे प्रश्नों को मैंने शामिल किया गया है। वीडियो कुछ लोगों का कहना था कि सर वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए आज मैंने वीडियो छोटा रखा है ना। तो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, सारे प्रश्नों को अच्छे से एक बार देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।